स्टार्ट करते हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके। सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आता है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आखिर हमने इससे करा क्या, व्हाट वी गेट इट फ्रॉम दिस, और हम जब इससे करते क्यों हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आती है पीरियोडिक टेबल की। So periodic table is defined as a table giving the arrangement of all the known elements according to their properties. तो periodic table को बनाने के लिए हम लोगों ने ये पूरा एक चैप्टर ये लोग हम लोग पढ़ रहे हैं। और periodic table क्या होता है, किसी भी कोई भी एक अरेंजमेंट हो जिसके अंदर सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनकी अरेंजमेंट करी हुई है, जिससे कि होता क्या है कि जो जिन 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 की प्रॉपर्टी सेम होती है they are always under a same vertical column, and those जिनकी प्रॉपर्टी अलग होती है they fall in a separate group। वो जो पूरा का पूरा एक टेबल बनता है उस टेबल को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। क्लियर। सो पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए हम लोग ये चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं। हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट प्रपोजल्स है साइंटिस्टों के द्वारा कि उन्होंने क्या क्या इसमें प्रपोजल करे। देन इसके अलावा कि किस तरीके से हम लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ट्रेंड्स होते हैं वो हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। सो एक तरीके से कह सकते हैं आप लोग कि थोड़ी सी लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री इज देयर इन दिस चैप्टर एज पर द सेंस ऑफ योर डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर इज नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। हमें किसी भी चीज को क्लासिफाई करने की नीड क्यों पड़ती है, क्या जरूरत पड़ती है किसी चीज को क्लासिफाई करने की। भाई सीधी सी बात है, अगर आप लोग अपने घर में जाके देखोगे तो घर में आप लोग अपनी ड्रेसेस होती हैं, ड्रेसेस को क्लासिफाई करके रखते हो कि भाई ये बाहर पहनने के कपड़े होते हैं, ये आपके घर पहनने के कपड़े हो गए, ये आपके स्पोर्ट्स में कहीं पे घूमने जाना है वहां के कपड़े हो गए। तो हर जगह के आप लोग अपने अपने कपड़े जो है अलग करके रखते हो। सेम ऐसे जो जूते होते हैं, जूते आप लोग अपने क्लासिफाई करके रखते हो। जो जूते आपकी शादी में पहन के जाने हैं, आपको पार्टी वेयर होते हैं, उनको थोड़ा अच्छे से साफ सुथरा करके रखते हो। डेली के जूते जो स्कूल ड्रेस वाले होते हैं उनको भी अलग तरीके अलग रखते हो। तो हम लोग हर एक चीज के अंदर क्लासिफाई करके रखते हैं अपनी हर एक चीज को। वो किस लिए कि सो दैट टाइम पे जिस चीज की जरूरत हो वो हमें मिल जाए। ये लोग करते नहीं करते, हम ये चीजें क्लासिफाई अपनी करते हैं, हाँ या ना। सभी करते हैं आप लोग, इसमें कोई सेकंड बात ही नहीं है। आपने घर पे अब जैसे सीधी सी बात है, कभी आपने देखा हो कि जब आपकी मम्मी बोलती हैं कि जब कपड़े धो के उतार के लाओ, तो जो मम्मी होती है, मम्मियाँ क्या करती हैं, हर एक कपड़े को अलग अलग तय कर करके उसके बंडल बना देती हैं, देन उनको अपनी अपनी जगह पे रखती हैं। और जब आपको बोला जाता है तो क्या करो, आप उठा के सारे एक साथ उठा के रख दो। तो मम्मी अपने आप करते रहो अलग अलग, इनको हमारे बस की नहीं है। तो उसको अलग अलग करने से फायदा क्या होता है, तब हमें चीजों को ढूंढना नहीं पड़ता। हमें ये नहीं पता करनी पड़ती कि ये कौन सी मेरी है और कौन सी छोटे भाई की और कौन सी चीज पापा की आ गई है इसके अंदर। तो उस चीज से आसानी क्या होती है, इट हेल्प अस टू सॉर्टिंग द थिंग्स, इट हेल्प अस टू टेक अवर ओन थिंग इजीली। हमें अपनी चीज आराम से इजीली मिल जाती है। अब यही सेम कंसेप्ट अप्लाई कर दीजिए केमिस्ट्री के अंदर। ये क्या अप्लाई करना है, by classifying the chemicals or by classifying the elements, it helps us to study each and every element. Because if you are going to study each and every element alone, it will be very difficult for all the elements and the millions of their compounds. So in order to simplify this and to systemize this thing, we have classified the elements and their compounds. And this classification is there in terms of some groups and periods, and that is why the whole classification is needed. So in simple language आप बोल सकते हो, classification is required to study easily each and every element so that the chaos will not be there. समझ में आ गई बात, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों होती है हमें,
The classification is required to study each and every element clearly. Got it? यहाँ तक समझ में आ गई बात? किसी को डाउट है इस चीज में? नो डाउट? यश, आर्यन, सौरभ, ओके, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल में डेवलपमेंट कैसे कैसे होती रही। सबसे पहले, इससे भी पहले, डॉबर्नियर से पहले भी एक और साइंटिस्ट आए थे, लेवोजियर करके। लेवोजियर ने भी जो है थोड़ा बहुत काम किया था डेवलपमेंट के ऊपर, बट उनका काम इतना कुछ बहुत खास नहीं था, इसलिए हम लोग उनको पढ़ते नहीं है। और अगर देखा जाए कि द फर्स्ट पर्सन हु प्रपोज द आइडिया टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इज गिवन बाय द डॉबर्नियर। अब डॉबर्नियर ने क्या करा? डॉबर्नियर मेक ट्राइड्स। नाउ ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3। So he take 3 elements. Suppose A, B and C. He take 3 elements. Now मैं suppose ही नहीं करता इन चीजों को, मैं इसको सीधे से लिखता हूँ। He take first of all he make tried with lithium, sodium and potassium. तो उन्होंने क्या करा? 3-3 के ग्रुप बनाए और डॉबर्नियर ने अपने टाइम पे करीब करीब एज पर द एनसीईआरटी बनाए थे 4 या 4 ग्रुप। ठीक है, बट अगर आप लोग कोई और किताब पढ़ोगे इसकी, आप 11th की बुक्स अगर आप इसको रीड इट, तो उस टाइम पे जो ने बनाए थे कम से कम 5-6 ग्रुप के आसपास उन्होंने बना के दिए। बट जो बट है इसका, वो उसकी लिमिटेशन बनेगी। वो लिमिटेशन क्या है वो हम आगे अभी पढ़ते हैं। बट उन्होंने जो ग्रुप बनाए, वो ग्रुप बनाए तो बनाए कैसे? उन्होंने क्या बना दिया कि भाई हाँ भाई 3-3 के ग्रुप बना दिए। अब 3-3 के ग्रुप बनाने का लॉजिक क्या था डॉबर्नियर के पास? क्या दिमाग में आया कि उसने 3-3 के ग्रुप बनाए? अब 3 के ग्रुप की सबसे पहली खास बात थी कि भाई these 3 elements are arranged in increasing order of their atomic masses। इसने इन तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के अंदर रखा। और दूसरी खास बात क्या थी कि जो एवरेज एटॉमिक मास था, फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास लो, उसका एवरेज कर दो, मतलब डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, देन वो जो नंबर आएगा वो मास हो जाएगा मिडिल एलिमेंट का। तो एज पर द डॉबर्नियर, द एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट वाज नियरली इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइड। समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, लिथियम एटॉमिक मास इज 7, पोटेशियम एटॉमिक मास इज 39। तो 7 + 39 अगर कर देते हैं हम लोग, 7 + 39 इज इक्वल टू 46। 46 को 2 से डिवाइड कर दो तो हमारे पास आता है 23, और 23 ही हमारे पास में नियरली सोडियम का मास आ जाता है, एटॉमिक मास। तो ये जुगाड़बाजी करी थी डॉबर्नियर अंकल ने। उन्होंने क्या बताया कि भाई अगर मैंने एलिमेंट के 3-3 के ग्रुप बनाता हूँ, और उन 3-3 के ग्रुप में जो मेरा फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है 3 के ग्रुप के अंदर, अब तीनों के ग्रुप में सबसे पहली बात क्या अरेंजमेंट करने की तरीका होना चाहिए? ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड एज पर देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ऐसा नहीं कि पहले सोडियम रख दिया, फिर लिथियम रख दिया, ग्रुप बना रहे हो, नहीं। सारे के सारे एलिमेंट अरेंजमेंट होगा एज पर देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। यू कैन सी 7, 23, 39। कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, ये एक और ग्रुप आया, 40, 88, 137। सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, 32, 80, 128। आप सब में देखिए, these are arranged in increasing order of their atomic masses। So पहली प्रायोरिटी क्या रखी कि भाई ग्रुप बना 3-3 का, ग्रुप जो 3-3 का बना उसमें each and every element is as per the increasing order of atomic masses। ठीक है, उसके बाद में उसने रूल क्या दिया that first and the last element, the atomic mass of the first and the last element, or you can say the arithmetic mean of the atomic mass of the first and the last element is equal to the atomic mass of the middle element, or you can simply write the atomic mass of the central element is equal to the arithmetic mean of the atomic masses of the other 2 elements।
किस तरीके से आप बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात? किसी को इस चीज में डाउट है? सर सॉरी। ओके जी। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या रही? प्रॉब्लम ये रही कि उस टाइम पे जितने भी अवेलेबल थे हमारे पास एलिमेंट्स, ही वाज नॉट एबल टू अरेंज ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द ट्राइड। उस टाइम के जितने भी एलिमेंट थे उनको ये अपने आप जो है उसने ट्राइड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाया, तो इसलिए ये हो गया एक तरीके से फेलियर। इसको फिर आगे लोगों ने नहीं माना। ठीक है, बस यही याद रखना है आपको इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर, सेकंड पॉइंट याद रखना है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इसके एग्जांपल याद रखने, लिथियम सोडियम पोटेशियम वाला एक याद रख लेना आप इसके अंदर, पोटेशियम रूबिडियम सीजियम। देन सेकंड एग्जांपल कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, सल्फर सेलेनियम टेलेनियम। ये 3-4 एग्जांपल याद रखने हैं आपको, और इसकी लिमिटेशन याद रखनी है। लिमिटेशन क्या थी कि भाई ही वाज नॉट एबल टू अरेंज all the element available at that time into group of 3. Got it clear? यही आप लोग इसके अंदर याद रखना है डॉवर्नियर के अंदर। ठीक है, किसी को कोई डाउट आया इसके अंदर? नो सर। चलिए जी फटाफट तो फिर ओके, जरा एक बार इसको फटाफट हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं इस चीज को। एनसीईआरटी में आपके पास में सेकंड पेज है, टेबल 5.1 के ऊपर साथ में दे रखी टेबल 5.2। यहाँ पे एक फटाफट क्वेश्चन लिख लो, व्हाट आर द और गिव एग्जांपल्स ऑफ डॉवर्नियर ट्राइड्स। गिव एग्जांपल्स ऑफ डॉवर्नियर ट्राइड। यहाँ पे फटाफट एक क्वेश्चन लिख लीजिए, गिव एग्जांपल्स ऑफ डॉवर्नियर ट्राइड। लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये 3 एग्जांपल हो गए। उसके साथ में लिख लो एक नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक। सो एज पर द एनसीईआरटी डॉवर्नियर गेव 4 ट्राइड्स। ठीक है, ये चारों के चारों एग्जांपल आपको इसमें याद करने हैं। गॉट इट क्लियर? देखो ये लिखा भी है इसके अंदर, डॉवर्नियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम। तो ये 3 एग्जांपल आप लोग हमेशा याद रखना। टेबल 5.2 इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछता है कि हाउ मेनी ट्राइड्स डॉवर्नियर वाज एबल टू फाइंड आउट। As per the NCERT, there are only 3 trides that Daubernier was able to find out, and these 3 trides कौन-कौन से हैं? लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये तीनों के तीनों ही आपको याद रखना है, और आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। बस एनसीईआरटी में ये याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, हाउ मेनी ट्राइड्स डॉवर्नियर वाज एबल टू फाइंड, गिव एग्जांपल्स ऑफ देम, rather than asking about how he classified the thing। इन तीनों के नाम भी आपको याद है। ठीक है, अब इसके बाद आता है न्यूलैंड लॉ। अब न्यूलैंड ने क्या करा था? न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ। अब ऑक्टेट का मतलब होता है 8। नाउ एज पर द न्यूलैंड, when he arranged all the elements in increasing order of their atomic masses, or you can say simply atomic weight, so every 8th element had similar property to the first one, like the first and the 8th note of a music. Now Newland is little bit more influenced with music. वो म्यूजिक के प्रति उसका बड़ा लगाव था। He was very fond of music. So जैसे म्यूजिक के अंदर हर एक 8th नोट जो आप दोबारा रिपीट करता है, ऐसे सा रे गा मा पा धा नी सा। तो हर एक एवरी 8th एलिमेंट अगेन क्या है, नी के बाद में अगेन क्या जाता है, सा आ जाएगा। तो एवरी 8th एलिमेंट इज रिपीटिंग। जैसे म्यूजिक नोट के अंदर एवरी 8th नोट जो है वो रिपीट हो जाता है, तो सेम उसने भी क्या करा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंजमेंट करा और पाया कि एवरी 8th एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस वन। जैसे कि उसने देखो क्या करा, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद उसने दोबारा लिखा हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, देन क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम।
क्रोमियम, टाइटेनियम, उसने इस तरीके से पूरी की पूरी एक टेबल बना दी। और उसके पीछे लॉजिक क्या दिया, उसके पीछे लॉ क्या दिया, that when these elements are arranged in increasing order of atomic weight, then every eighth element repeats its property. ये उसने दिया और इस चीज को उसने बोला that repetition of property is known as periodicity. This repetition of property is known as periodicity. समझ में आ गई न्यूलैंड ने क्या बोला था? According to him, elements are arranged in order of their increasing atomic weight, that every eighth element repeats its property to the first one, like the first and the eighth note in the music. For example, ये फर्क है। ठीक, इसके अंदर एग्जाम्पल लिखने की आपको जरूरत नहीं है, इसके अंदर आपको बस यही इतना एक याद करना है। ये था न्यूलैंड लॉ और क्राइटेरिया थ्रू विच न्यूलैंड क्लासिफाई ईच एंड एवरी एलिमेंट। ठीक है, पर अब इसके अंदर आई पंगेबाजियां। पंगेबाजी क्या? अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यहाँ तक तो ये सब कुछ ठीक चला भाई। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ये यहाँ पे रिपीट हुई लगभग, लिथियम वाली रिपीट करी, बेरिलियम की रिपीट हुई, बोरोन की रिपीट, कार्बन की रिपीट, नाइट्रोजन की रिपीट, ऑक्सीजन की रिपीट हुई, फिर क्लोरीन से क्लोरीन की रिपीट हो गई, सोडियम से पोटेशियम की भी रिपीट हो गई, मैग्नीशियम से कैल्शियम की रिपीट हुई, पर एल्यूमिनियम से क्रोमियम की रिपीट नहीं हो रही, सिलिकॉन से टाइटेनियम की तो दूर दूर तक नहीं है भाई, फॉस्फोरस से एमएन की बिल्कुल नहीं, सल्फर से आपने इसने क्या कर दिया, आयरन को रख दिया। मतलब ही नहीं बनता सल्फर आयरन की प्रॉपर्टी, एक कुछ जीर दूर दूर तक, क्या मतलब सपने में भी कोई कह नहीं सकता आज के टाइम पे कि भाई इनकी प्रॉपर्टी सेम है। फिर और कुछ नहीं मिला तो भाई साहब ने देखो क्या करा, दो एक ही जगह पे दो एलिमेंट को ठूस दिया। अब ये जो कोबाल्ट एंड निकेल है, इनकी प्रॉपर्टी इसमें कैसे बता दे भाई, क्लोरीन फ्लोरीन से मिलती हुई। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, कैसे हो गई ये? तो इन्होंने क्या करा, बस एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने की जुगाड़बाजी में कुछ कुछ जगह तक तो ये ठीक चलाई, उसके बाद बस ऐसी तुक्केबाजी सी कर दी, कुछ मजे वाली बात नहीं आई इसके बाद। ये हुआ क्या? इट वॉज नॉट वेरी क्लियर आफ्टर कैल्शियम that how he placed all these elements, the two elements in one group. Now अगर देखा जाए तो कोबाल्ट और निकेल है, इसको और आयरन की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी सेम होती है बट दे वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। तो ये जो चीजें थी, ये इसके ड्रॉबैक बन गए, ये इसकी लिमिटेशन बन गई किसकी, न्यूलैंड। तो सबसे पहले हम लोगों ने लॉ पढ़ा। लॉ में क्या कहता था कि भाई एवरी एट एलिमेंट रिपीट इट्स प्रॉपर्टी व्हेन दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, ये था इसका लॉ एज इट वाज देयर इन द केस ऑफ द म्यूजिकल नोट्स। पर इसके अंदर लिमिटेशन थी। पहली लिमिटेशन थी भाई, इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। So the law of octave was found only up to calcium. It was not applicable to the elements of higher atomic masses. तो इसका मतलब क्या था कि जो हायर एटॉमिक मासेस थे उनके लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था। इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, क्योंकि ये कैल्शियम तक बिल्कुल ठीक चला। दूसरा पंगेबाजी आ गई पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इसने बोला कि भाई हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है दैट इज सिमिलर टू क्लोरीन एंड क्लोरीन, पर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सिमिलर टू लिथियम एंड पोटेशियम एंड सोडियम भी आती है। तो दोनों ही केस में भी हाइड्रोजन को इसने इनके साथ ही कैसे रख दिया, क्लोरीन क्लोरीन के साथ में, लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ क्यों नहीं रखा? तो इस बात का भी एक क्वेश्चन मार्क आया कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन along the fluorine and the chlorine was not justified on the basis of chemical property. केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे वो जस्टिफिकेशन दे नहीं पाया कि भाई ये कैसे है। तीसरा और सबसे खतरनाक वाला चीज थी, सबसे खतरनाक तो इसके बाद आएगी इसकी स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट इसने क्या दी भाई कि भाई कोबाल्ट और निकल, this cobalt and nickel is placed or it is having the same property like that of the fluorine and chlorine, which is again a very strong question mark on its classification. And similarly you can see that cobalt and nickel is having a totally different property from that of the iron. कोबाल्ट और निकल की आयरन के साथ में बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टी थी, which is also a question mark. सिमिलरली आप देख सकते हो सेलेनियम एंड लैंथेनम, ये दो एलिमेंट हैं,
ये इसने बिल्कुल साथ में रख दिए। तो ये दो एलिमेंट एक ही जगह पे रख देना, ये एक बड़ी क्वेश्चन मार्क। दो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है उनको एक ही पीरियड में रख देना, और सॉरी एक ही ग्रुप में रख देना, और फिर कहना कि जी ऊपर से नीचे तक ये प्रॉपर्टी रिपीटेशन हो रही है, ये अपनी बात को गलत कर दिया। और फिर जो दो एलिमेंट साथ साथ होने चाहिए थे, जैसे कि ये तीन एलिमेंट आपस में साथ होने चाहिए थे, इनको इसने बिल्कुल अलग अलग रख दिया। तो ये अपनी बात में अपनी टेबल के अंदर फंस गया। So Newland placed two elements in the same slot to fit the elements in the table. तो जुगाड़बाजी करने के लिए हम लोग भी करते हैं ना कई बार, वो फिट करती है, बस बाद में देख लेंगे क्या होगा। तो बाद में तो देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं इसके पास में। So he placed some unlike elements under same slot. For example, cobalt and nickel are placed in the same slot as that with the in the column of chlorine, fluorine, and bromine. But cobalt and nickel have properties which are quite different from these elements. Similarly, iron was also resembled with cobalt and nickel in its property, but it is placed far away from these elements. You can clearly see ऑक्सीजन सल्फर की प्रॉपर्टी आयरन से बिल्कुल अलग होती है, बट आयरन की और इन तीनों की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल की ये सेम होती है। जिनकी सेम रखनी थी, जिनको एक ग्रुप में रखना चाहिए था, उनको अलग कर दिया, और जिसके साथ नहीं होना चाहिए था उसके साथ रखा हुआ था, तो इसकी ये प्रॉपर्टी गड़बड़ हो गई। तो ये तीन हुई। इसके अलावा एक चौथी इसकी ड्रॉबैक, वो सबसे बड़ा अहम याद रखना। उसको याद कैसे रखोगे? जैसे कई बार देखा होगा तुम लोगों ने, घर में जब बुजुर्ग हो जाता है, कोई दादाजी वगैरह होते हैं, जब तुम लोगों की शादी होता होगा, वो कभी कभी किसी बात से अड़ जाते हैं कि नहीं ये ऐसे ही होगा, जो मैं कह रहा हूँ वही मान लो, उसके अलावा नहीं होता। होता है नहीं होता किसी के साथ ऐसा? कभी ध्यान दिया है आपने? आर्यन, लक्ष्य, सौरभ, ऐसा कुछ हुआ है किसी के साथ कि घर में दादाजी कुछ ऐसी बात बोल देते हो कि जो तुम्हें समझ, दादाजी सर। दादा या दादी या कोई भी बड़ा पापा मम्मी कई बार ऐसी बात बोल देते हैं कि जो हमें समझ में नहीं आती है, पर उन्होंने कह दिया, हाँ जी मैंने कह दिया तो होगा ऐसे। सबके साथ हुआ होगा भाई, कहीं भी ना कभी ना कभी हुआ है कभी किसी के साथ ऐसा? यश, सौरभ, लक्ष्य, नो सर। ऐसा नहीं हुआ? चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो। पर कई बार क्या होता है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, या जो ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं कई बार लोग, तो उनके साथ थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो जाती है। वो सोचते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो न्यूलैंड ने उस टाइम पे ना 56 एलिमेंट्स करीब करीब डिस्कवर हुए थे। 52 या 56, कुछ बुक्स में करोगे तो 48 मिलेंगे, कुछ में 52, कुछ में 56। तो एनसीईआरटी में 56 दिया हुआ है अगर, तो 56 एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर हुए थे। और न्यूलैंड कहता है कि जितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, द सेम विल बी डिस्कवर्ड, नो मोर फर्दर एलिमेंट विल बी डिस्कवर्ड। तो ये इसकी थी चौथी लिमिटेशन। ये बोला कि नो मोर फर्दर discovery of elements will takes place। ये कहता है कि जी बस जितने एलिमेंट आ गए ना, ये सिर्फ ये इतने ही रहेंगे, इसके अलावा कोई भी नया एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो पाएगा, और बस यही हमें पढ़ने हैं और इन्हीं की क्लासिफिकेशन करनी। पर ऐसा नहीं हुआ। अगर मैं आज की डेट में देखता हूँ तो मेरे पास करीब करीब जो है 118 एलिमेंट के आसपास है, 118 120 एलिमेंट, जो कि इस नंबर से लगभग डबल के आसपास का बनता है हिसाब किताब, डबल से भी ऊपर का। तो न्यूलैंड की ये वाली बात भी गलत हो गई। तो कुल मिला के न्यूलैंड ने काम तो करा, बट वो काम सारा का सारा फ्यूचर में गलत हो गया। So this was realized that Newland's law of octave worked well only for the lighter elements. So therefore, this classification was rejected. It was not considered as the good classification for elements. समझ में आ गई ये बात? Is that point clear? यस सर। तीनों के तीनों Yes. इसके चारों के चारों इसकी ड्रॉबैक और इसका लॉ। ठीक है, चलो जी जरा एक बार हम दोबारा इसकी न्यूलैंड की टेबल को देखें। एक खास बात हमें क्या देखने को मिली? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर ध्यान से देखो तो हमें ये एक ट्राइड देखने को मिला, डॉबर्नी रंगल की झलक देखने को मिली। कुछ कुछ झलक हमें यहाँ भी देखने को मिल सकती थी फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की, अगर ये बीच में कोबाल्ट निकल ना आता। पर कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं
इज इट पॉसिबल टू हैव डॉबर्नियर ट्राइड इन न्यूलैंड टेबल? क्या डॉबर्नियर ट्राइड के अंदर हमें, सॉरी, क्या न्यूलैंड टेबल के अंदर हमें डॉबर्नियर ट्राइड मिला तो कौन सा मिला? तो हमें मिला लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम वाला ट्राइड। तो ये चीज आप लोग इसमें याद रखना, ये जो डॉबर्नियर ने जो ट्राइड दिया था वो भी हमें इसके अंदर अवेलेबल हुआ, न्यूलैंड के अंदर, न्यूलैंड की एक्टिविटी के अंदर। क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर इसमें? ठीक है। नो सर। तो ये थी हमारे पास न्यूलैंड की, और हमारे पास ये क्या नाम है इसका, डॉबर्नियर की अब तक की चीजें। तो इसमें क्वेश्चन आपके पास में हमेशा यही आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। ओके, जरा फटाफट कुछ क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन पूछते सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? हाउ डॉबर्नियर क्लासिफाइड, हाउ डॉबर्नियर क्लासिफाइड एलिमेंट्स, हाउ डॉबर्नियर क्लासिफाइड एलिमेंट्स। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, what is the drawback of Dauvernier classification? What is the drawback of Dauvernier classification? सर ड्रॉबैक और लिमिटेशंस एक ही होती है। एक ही बात है, एक ही मतलब है। ड्रॉबैक कह दो उसको, लिमिटेशन कह दो, एक ही बात है। ड्रॉबैक हो गया, लिमिटेशन हो गया, नॉन सेटिस्फैक्टरी पॉइंट हो गया, एक ही चीज है ये। ठीक है, सेम ऐसे ही हाउ न्यूलैंड और व्हाट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, व्हाट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव या न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट, एक चीज है। व्हाट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव या फिर व्हाट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट, एक ही चीज। ठीक है, दूसरा आता है व्हाट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, हो गया, ऑक्टेट हो गया। देन राइट द ड्रॉबैक और लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव, राइट द ड्रॉबैक और लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये चार क्वेश्चन हो गए अभी तक आपके पास। फिफ्थ क्वेश्चन लिख दो, व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन, व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन। क्लियर? ये चारों बातें समझ, ये चारों चार और एक पांच, हाँ, ये ऑल फाइव क्वेश्चंस आर क्लियर टू एवरीवन? एनी यस डाउट? सर। ठीक है भाई, तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन हमारे नोट हो गए। तो ये था हमारे पास अभी तक का दो तरीके, दो साइंटिस्ट हो गए काम। इनके बीच में भी कई सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने अपने अपने प्रपोजल दिए, बट उनके प्रपोजल इतने बेवकूफों वाले थे, इतने बेवकूफों वाले कह सकते हैं आप, वो अब हमें लग रहे हैं क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी जानकारी है। उस टाइम पे वो इतने बेवकूफ नहीं थे, या आप कह सकते हो कि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी वाज नॉट दैट एडवांस, तो वो हमें, उस टाइम के लोगों के लिए वो ठीक लगता था। बट हमें आज के टाइम पे हमें चीजें पता है कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो दैट्स वाई हमें वो बेवकूफ से लगते हैं। ठीक है, चलिए। पर इसके बाद में एक साइंटिस्ट आया, मेंडली। ये जो मेंडली साइंटिस्ट था, मेंडली प्रोडिक्ट टेबल, इसने बड़ी अच्छी प्रोडिक्ट टेबल दिया, और ये बड़ा ही विजनरी साइंटिस्ट था मेंडली। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी एटॉमिक मासेस और उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बीच में रिलेशन को पढ़ समझने की कोशिश करी। जिस टाइम पे मेंडलीफ ने काम करना स्टार्ट किया, उस टाइम पे अराउंड 62 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। ठीक है, और सबसे पहला पॉइंट मेंडलीफ ने क्या करा, he studied relationship between the atomic masses of element and their physical and chemical property। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का रिलेशन एटॉमिक मास से कैसे होता है, क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया और एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट करे। मैं पढ़ने को बोलूंगा, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। अब फिजिकल प्रॉपर्टी से क्या मतलब हुआ कि अगर मैं मास बढ़ा रहा हूँ तो उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आता है, वो सब चीजें उसने देखने की, पढ़नी स्टार्ट करी, एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट करे और उनको नोट डाउन करना स्टार्ट किया। और दूसरी चीज उसने पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में उस टाइम पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव चीजें मानी जाती थी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन।
और जितने भी एलिमेंट्स थे वो लगभग सबके सब रिएक्ट करते थे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे. So that is why he selected oxygen and hydrogen, because they are supposed to be very reactive and they can form compound with most of the elements known at that time. और उन compounds को उसने study करा. So basically we can say that for chemical properties he mainly studied oxides and hydrides of each and every available element at that time. समझ में आई बात? तो उसने केमिकल प्रॉपर्टी के लिए उस टाइम पे जितनी भी थी अवेलेबल एलिमेंट उनकी ऑक्साइड और हाइड्राइड इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना स्टार्ट करा. और उसने क्या करा, पढ़ता गया, समझता गया, एक्सपेरिमेंट करता, अपने अपने नोट्स बना लेता. वो उसने क्या करा, हर एक एलिमेंट का एक पेज बना दिया. एक A4 साइज का शीट ली और उसका एक एलिमेंट का पेज बना दिया. उस पर लिख दिया उसने हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास नंबर लिख दिया. मास नंबर तो उस टाइम पे होता है, एटॉमिक नंबर तो उस टाइम पे कुछ होता ही नहीं था. तो उसने लिख दिया सिंपल भाई ये इसका एटॉमिक मास है और ये इसकी ऑक्साइड का फॉर्मूला बना, ये इसकी हाइड्राइड का फॉर्मूला बन गया और ये इसने कुछ 2-3 लाइन लिख दी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में शॉर्ट में करके. ये इसने हाइड्रोजन का बनाया, फिर ऐसे इसने लिथियम का बना लिया. ऐसे करते करते इसने करीब 62 पर्चे बना लिए अपने अलग अलग एलिमेंट के, सबकी ऑक्साइड्स और हाइड्रेट की प्रॉपर्टी और उनके फॉर्मूले वगैरह को करते हुए. समझ में आई ये वाली बात इतनी पूरी की पूरी? यस सर. और ये नहीं है कि इसने एक ही दिन में कर लिया, इसको टाइम लगा, 5-6 महीने लगे इसको इस सारा का सारा प्रपोजल करने में. मेंडलीव को बड़ी जल्दी नहीं हो गया ये काम एकदम इसमें. तो ये इसने स्टडी करता रहा सबकी, और पूरे जब 62 एलिमेंट्स की स्टडी हो गई तब इसने क्या करा, इसके जो घर की जो ड्राइंग रूम की दीवार थी उस दीवार पे इसने क्या करा, एक एक करके ये पर्चे चिपकाने शुरू करे. और जब ये पूरे के पूरे 62 पर्चे चिपका चुका था अपनी दीवार पे ऐसे ऐसे करके, तब इसने ऑब्जर्व किया कि जितने भी इसने जो पर्चे चिपकाए हैं, वॉट एवर द चिट ही हैज यूज्ड, ही हैज pasted on his wall, they have 2 things in common. पहली चीज क्या थी कि भाई all are arranged, और all the elements are arranged, all are arranged, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, all are arranged in increasing order of atomic masses. अब इसने खुद अरेंज नहीं करा, इसने सिर्फ प्रॉपर्टीज को देखते हुए उनको अरेंज करने की कोशिश करी और पाया कि जितनी भी चीजें हैं दे आर ऑटोमेटिकली अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल, आफ्टर अ फिक्स इंटरवल, all properties are repeated. All properties are repeated. जो एलिमेंट थे वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे थे. इसने ये 2 ऑब्जर्वेशन देखी जब इसने पूरी की पूरी वो जो दीवार थी अपने घर की उस पे सारे पे पर्चे टांग दिए. समझ में आई बात? कोई डाउट आया इसके अंदर? नो सर. पक्का? नो सर. बेटा सौरभ, लक्ष्य, आर्यन, कोई डाउट आया किसी को इसमें क्या करा है इसने? नो सर. नो चलो, सर. बहुत बढ़िया. अब देखो जी अगली बात क्या हुई. ओके, अब इसने जब ये सारा प्रोग्राम कर लिया, इसने सारे के सारे दीवार भर ली, चिट लगा दी. अब उसने वो जो दीवार पे चिट लगाई थी उसकी उस टाइम पे फोटो तो कुछ होती थी. अब उसको उसने क्या करा, एक पेपर पे लिख लिया. वो जो उसने उस पेपर पे लिख लिया उस चीज को, वो बन गई उसकी क्या, पीरियोडिक टेबल. अच्छा एक काम करो, फटाफट दोबारा से इस लिंक को ज्वाइन करो, 1 मिनट रह गया, दोबारा से इस लिंक को ज्वाइन कर लो सारे के सारे. ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन दिस लिंक अगेन क्विकली इस लिंक को ज्वाइन करो.